अच्छा, आज हम वन स्टेप मज़ीद आगे चलेंगे। अभी तक हमने पाइथन में क्या क्या कवर कर लिया है, वेरिएबल्स पढ़े और ऑपरेटर्स, ये दो मेजर अभी तक कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं पाइथन के अंदर। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपके यहाँ इस प्लेलिस्ट में, ये आपने ले लेने हैं। हम क्या करेंगे, जिस तरह नॉर्मली रोज़ काम करते हैं, पहले एक फोल्डर बना लेंगे डेवलपमेंट के लिए। उसका नेम क्या रखेंगे? क्लास थ्री। क्लास 03। मैं क्योंकि क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं क्लासेस के नेम से ही रख रहा हूँ। आप फ्यूचर में जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, उस प्रोजेक्ट के नाम से ये फोल्डर रखो। सही है? अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, ओपन विद कोड। उस फोल्डर को आपने कोड में ओपन करना है, वीएस कोड के अंदर। मैंने बताया था आपको जो स्टार्टर है, वो ये वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। मतलब ये जितना भी सिस्टम है ना, सिस्टम हमारा कंप्यूटर है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर ही चलता है और इसमें और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। अब वो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना ही सीख रहे हैं, मतलब हमने एआई की डेवलपमेंट करनी है ना अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर, तो हमें इससे बातचीत करनी आनी चाहिए। वो बातचीत करने के लिए हम एआई की लैंग्वेज सीख रहे हैं, पाइथन। ठीक है? क्योंकि बताना है ना कंप्यूटर को, मैं पाइथन में मैं को मतलब एआई की इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, मुझे ये काम चाहिए। जिस तरह जस्ट लाइक चाइनीज़ है ना, चाइनीज़, मुझे उनके साथ काम करना है तो क्या होना चाहिए, उनकी ज़ुबान आनी चाहिए। ऐसे है कि नहीं? फिर ही मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने एआई में काम करना है ना, तो मुझे एआई की ज़ुबान आनी चाहिए। और एआई में जो पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन ही है। जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं, 30-40%। बाकी तो वैसे ही नहीं होती। जावास्क्रिप्ट या पाइथन में चैलेंज रहता है, लेकिन मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि पाइथन ही यूज़ की जाए इसके में। ठीक है? उसकी रीज़न तो आपको अब तक नज़र आ गई होगी कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है ये। मतलब इजी टू राइट है। अगर इसके वर्सेस में लेके जाऊँ ना आपको, जावास्क्रिप्ट में, जावा में, वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है उसमें कोडिंग करना, थोड़ा इसके कदर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है? वैसे इतना भी नहीं है, सेम साइंटेक्स है, बस थोड़ा सा चेंज है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। नेम जो मर्ज़ी रख लें, मैं पाइथन कह लेता हूँ। ठीक है? जो मर्ज़ी आप नेम रख लें, नेम मैटर नहीं करता पाइथन की ज़ुबान में। यहाँ पर एक्सटेंशन मैटर करती है। एक्सटेंशन .py होनी चाहिए, मीन पाइथन। ठीक है? कि ये पाइथन की फ़ाइल है। इसी तरह एक्सटेंशन क्या रोल अदा करती है वैसे? एक्सटेंशन ये बताती है कि नोड किस सॉफ्टवेयर जी, में उसको ओपन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना हमारा विंडो का, जो भी है कंप्यूटर में, वो अंडरस्टैंड करता है ये एक्सटेंशंस के थ्रू कि मुझे इस फाइल को किस तरह से इंटरटेन करना है, कहाँ पर ओपन करना है। जैसे ये पाइथन की है, तो ये हमेशा इसको टर्मिनल में ही इसकी आउटपुट दिखाएगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर मैंने 5 लाइंस का कोड लिखा है। ठीक है? यहाँ पर 1 लाइन 1 इंस्ट्रक्शन है, सही है। अब ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं या कोड कहते हैं, और जो ये लिखता है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपर या कोडर कहते हैं। सही है? जिसको कंप्यूटर से बातचीत करनी आती है, इंस्ट्रक्शंस ये लिखना आती है। अब यहाँ पर अगर इमेजिन करें, ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब इसको मैंने अगर चलाना है तो किस तरह से चलाएंगे? ये ऊपर ना टॉप बार पे ये 3 डॉट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ से न्यू टर्मिनल को आप ओपन करेंगे, ये नीचे से एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपके वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर आप एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पाइथन, आगे फाइल का नेम क्या है? क्लास 03.py। ये लिख के एंटर करेंगे तो यही मुझे जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके दिखा रखा हूँ। अच्छा, इसकी एग्जीक्यूशन का फ़्लो क्या है कि जो चीज़ लाइन नंबर 1 पे लिखी है ना, जो इंस्ट्रक्शन, वो लाइन नंबर 1 पर ही चलेगी। ऐसी है कि नहीं? मतलब ये हमेशा एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम आ रही है। ऐसी है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है ना? 1 2 3 4 5 बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहे हैं। जिस जिस तरह अगर इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर 100 पे लिखी है, वो लाइन नंबर 100 पर ही एग्जीक्यूट होगी, ना वो पीछे आ सकती है ना वो आगे जा सकती है। ये नॉर्मली इसका एग्जीक्यूशन का फ़्लो रहता है। किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लें, मार्कअप लैंग्वेज पकड़ लें, उसमें एग्जीक्यूशन का एक ही फ़्लो रहता है, टॉप टू बॉटम, कि जो चीज़ जिस लाइन में आ रही है उसने उस लाइन पे उसी सीक्वेंस के साथ अपनी नंबर भी एग्जीक्यूट होना है। समझ आ गई? अच्छा, अब हम जो आज हमने मेजर
टूल पढ़ना है ना, उसको पढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि लेट्स सपोज अभी तो हम जिस तरह भी ये कोड कर रहे हैं ये इसी तरह इस लाइन में ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मेरी नीड क्या है कि मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 1 2 प्रिंट हो, ये 3 और 4 प्रिंट ना हो। ठीक है, मतलब मेरी ख्वाहिश है ये कि लाइन नंबर 1 2 प्रिंट हो, 3 4 प्रिंट ना हो, 5 प्रिंट हो जाए। फिर क्या करें? अभी तक तो हमने वैसे कमेंट कर देंगे, यही हमने एक पढ़ा है, ऐसे है कि नहीं, एग्जीक्यूशन से रोकने के लिए, बट कमेंट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि वो ये दो जो लाइंस है ना 3 और 4, ये 3 और 4 पे ना चले इनकी इंस्ट्रक्शंस लाइन नंबर 10 पे चले। पहला तो काम है जो कोड जहाँ पे लिखा है ना 3 और 4, लाइन नंबर 3 और 4, वो वहाँ पर नहीं चलनी चाहिए, कोड वहाँ पर ही रहे, सही है। लेकिन वो चले कहाँ पे? लाइन नंबर 10 पे। अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें माइंड में, तो फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगी? लाइन नंबर 1 चलेगी, मतलब प्रिंट कैसे आएगा? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 5 और लाइन 3 और लाइन 4, इस तरह से हो जाएगा ना। कि मैं कह रहा हूँ 3 और 4 जो है वो एंड पे चलनी चाहिए, सही है। अब अभी तक हमने ऐसा कोई कंट्रोल नहीं पढ़ा, इसलिए आज हमने जो कंट्रोल पढ़ना है ना वो मेजर यही काम करने के लिए है कि एक कोड हमने एक प्लेस के ऊपर लिखा है, हम चाहते हैं वो वहाँ पर ना चले, जहाँ पर हम चाह रहे हैं वहाँ पर चले, सही है। जैसे अभी अभी तो मैं इसको 100 टाइम भी चलाऊंगा ना तो इसी सीक्वेंस में चलेगा, 1 2 3 4 5। किसी भी वे से मैं इसको लाइन नंबर 3 और 4 को एग्जीक्यूशन से रोक नहीं सकता सिवाय कमेंट के, ठीक है। लेकिन कमेंट कर दिया फिर तो ये कभी भी नहीं चलेगा, ऐसी है कि नहीं। मुझे इसको चलाना है, लेकिन चलाना कहाँ पे है? लाइन नंबर 10 पे, सबसे एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंट्रोल आता है, उसको अभी मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। अभी आप इस पे नहीं जाना, ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब अभी के लिए ये मैंने लिखा है, अभी ये क्या है मैं उस पर आता हूँ। लेकिन अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना तो अब क्या हो रहा है? लाइन नंबर 1 चली, 2 चली और 5 चली, और 3 और 4 को उसने स्किप कर दिया, सही है। जो काम मैं अचीव करना चाह रहा था वो हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब इसके बाद अगर जितनी मर्जी लाइन हो जाए, 5 6 और 7, ये तो अपनी सीक्वेंस के साथ ही चलती रहेंगी, लेकिन वो जो पार्ट है ना वो कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, सही है। अब ये चीज़ एक्चुअल में क्या है? प्रोग्रामिंग में जिस तरह हर कंट्रोल लगाने के लिए ना एक कीवर्ड होता है, सही है। मतलब प्रोग्रामिंग कह लें सारी की सारी बेस ही कंट्रोल्स पे हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ हमारे पास टूल्स होते हैं मेजर, जो हमें 1 बाय 1 सीखने होते हैं। अब इन टूल्स को सिखा तो सकता हूँ, बट इनको प्रोफेशनली जो यूज़ करना है वो आपकी अपनी स्किल, मतलब आपको उसका गुण मैं नहीं आपको दे सकता, वो डिपेंड करता है आपने कितना इस पे टाइम इन्वेस्ट किया है। हम 1 बाय 1 टूल तो डिस्कस करते जाएंगे, जैसे हमने ऑपरेटर्स पढ़े, आज हम एक नया टूल पढ़ लेंगे, कल और पढ़ लेंगे, इस तरह पाइथन के जितने भी टूल्स हैं सारे कवर कर लेंगे। बट उनको रियलिटी में किस तरह से शिफ्ट करने हैं कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे आगे जब एआई की डेवलपमेंट कर रहे होंगे। कुछ आप जब इस पे जाओगे ना, काम करोगे रियल वर्ल्ड में इसके ऊपर, फिर आप में उसमें और एक्सपर्टीज़ हो जाएगी। लेकिन जो ड्यूरिंग सीखते हुए आपकी एक्सपर्टीज़ बन जाती है ना किसी टूल को लेके, वो कभी आप भूलते नहीं हो, ये चीज़ है। समझ आ गई है कि नहीं? अब ये जो चीज़ है ना, जिस तरह प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया हर टूल लगाने के लिए एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड मीन जिस तरह प्रिंट है ना, प्रिंट ये एक पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। मतलब पाइथन ने ना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नेम डिफाइन कर दिए हुए हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड उसके। अब यहाँ पर उसने हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड किया है डेफ का। किसका? डेफ का। ये डेफ का कीवर्ड क्या करते हैं? मतलब इसके अंदर लिखा हुआ कोड को ये एग्जीक्यूशन से रोकता है, उसको एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनने देता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे ये जो लाइन्स हैं ये मैंने किस वे में लिखी हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं ड्रा में, नॉर्मली अभी हम एक फ़ाइल के अंदर काम कर रहे हैं, समझे। ये मेरी क्या है, एक
फाइल है, ठीक है। अब ये जो फाइल है ना, ये फाइल ये एज अगर ग्लोबल आप देखेंगे ना, ये एक ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है ये मेरा एक मेन ब्लॉक है जिसके अंदर मैं अपनी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अब प्रोग्रामिंग हमें ये कंट्रोल देती है कि हम इस मेन ब्लॉक के अंदर, मतलब जो मेरी फाइल है ना, इसके अंदर आप और भी छोटे छोटे ब्लॉक बना सकते हैं। सही है, जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर एक और ब्लॉक बना लें इस तरह, फिर एक ब्लॉक के अंदर भी आप ब्लॉक बना सकते हैं इस तरह से, कि मतलब ब्लॉक मेन जो ब्लॉक है ना उसके अंदर प्रोग्रामिंग हमें ब्लॉक बनाने का सिंटैक्स दे रही है। अब ये ब्लॉक हमने बनाना क्यों है? मतलब ये जो मेरी मेन ब्लॉक है ना, मेन ब्लॉक, इसमें मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, वो किस किस पे अप्लाई होगी? सब पे। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसको ग्लोबल ब्लॉक भी कहते हैं हम। इसमें तो मैं ग्लोबली काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट, तो इसमें मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा वो इंस्ट्रक्शंस सारी फाइल पे अप्लाई होंगे, सब टूल्स पे अप्लाई होंगे। ऐसे ही है ना। लेकिन इसके अंदर जो मैं ब्लॉक बनाऊंगा उस पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो किस पे अप्लाई होंगी? वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है उस पे ही अप्लाई होंगी, बाहर वालों को इफेक्ट नहीं करेंगे। समझ आ गई? इस वजह से प्रोग्रामिंग में हमें ये नेस्टेड ब्लॉक्स बनाने का भी ज़रूरत पड़ जाती है। समझ आ गई? अब पाइथन के अंदर ब्लॉक आपने कैसे बनाना है? ब्लॉक बनाने के लिए ना सिंपली आपने कंटेंट को ना साइड से इंडेंट कर देना आगे की तरफ। सही है, मतलब यहाँ पर पहले ये ऐसे लिखा हुआ था ना, अब मैंने इसको ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये टैब है ना, टैब आपके कीबोर्ड में टैब का बटन होता है, वो प्रेस करेंगे ना, ये इसको आगे की तरफ कर देगा। इसको कहते हैं इंडेंट करना। क्या करना? इंडेंट के स्टार्टिंग से स्पेस देना। सही है, आपने सिंपली जिस चीज़ को भी ब्लॉक का पार्ट बनाना है ना उसको इंडेंट कर देना है स्टार्टिंग से, टैब प्रेस करके उसको आगे को कर देना। समझ आ गई? अब ये एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब ये ब्लॉक बना किसका है? अब जितने भी हम ब्लॉक बनाएंगे इस तरह, मतलब एक ग्लोबल ब्लॉक के अंदर हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे। अब ब्लॉक बनाने की मेन वजह क्या है कि मैं उसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा टूल लगाऊं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लिखे हुए कोड को इफेक्ट करे, बाहर वाले को इफेक्ट ना करे। अब वो टूल हम कहाँ पे लगाएंगे? इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक बनाया ना, ब्लॉक तो सिंपल है, कैसे बनाना है? स्टार्टिंग से इंडेंट दे देना है आपने आगे की तरफ, वो ब्लॉक बन गया आपका। अब इसके ऊपर जो टूल आपने लगाना है ना, अभी हमने एक टूल लगाना सीखा है, डेफ। सही है, अब ये टूल क्या करता है? एग्जीक्यूशन से रोकता है हमारे कोड को, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं? इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है? पहले आपने डेफ का कीवर्ड लगाना है, फिर आपने क्या करना है, इसको कोई ना कोई अपनी तरफ से नेम दे देना है। समझ आ गई? अभी मैं ये डिफाइन करूँगा कि हम यहाँ नेम क्यों दे रहे हैं, और यहाँ फिर आगे आपने ये पैरेंथेसिस लगानी है। ये भी मैं बताता हूँ आपको कि ये पैरेंथेसिस क्यों लगानी है। क्लियर है? अब ये एक टूल है, यहाँ पे ये लाइन नंबर 4 पे मैंने एक टूल डिफाइन किया। इस टूल को हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। नॉर्मली तो वैसे ये पूरा अगर हम ये 3 लाइंस मिलाएं ना, ये कंप्लीट फंक्शन बनते हैं, ठीक है। बट फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये उसकी डिक्लेरेशन लाइन है कि ये फंक्शन का टूल इसी सिंटैक्स में आप लगाओगे। पहले डेफ का कीवर्ड होगा जो प्रोग्रामिंग को बताएगा कि मैं फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ। सही है, फिर आपने स्पेस दे के फंक्शन का नेम देना है, और आगे पैरेंथेसिस और आगे कॉलन। कॉलन के बाद आप जितनी भी लाइंस को आगे इंडेंट करेंगे ना, ये इस ब्लॉक का पार्ट है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का पार्ट है। अगर मैं लाइन नंबर 6 से ये स्पेस ख़त्म कर दूँ स्टार्टिंग, तो क्या अब ये उस ब्लॉक का पार्ट है? नहीं है। सही है, लेकिन अगर दे दूँ तो अब ये इसका पार्ट है। अब ये फंक्शंस जो मेन ड्यूटी अदा करते हैं ना अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो यही है कि कुछ लाइन ऑफ कोड हमने किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर लिखा है, उसको हमने वहाँ पे नहीं चलाना। जैसे अगर ये मैंने यहाँ पर लिखा है, तो क्या ये एग्जीक्यूशन का पार्ट बन रहा है? नहीं बन रहा। अच्छा, अगर मैं इनको भी ब्लॉक का पार्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? स्टार्टिंग से इंडेंट दे देंगे। अब क्या क्या प्रिंट होगा? सिर्फ लाइन नंबर 1 और 2, बाकी कोई भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर एक टूल अप्लाई है फंक्शन का।
और फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है उसके अंदर जो भी ब्लॉक लिखा है उसको वो कभी खुद नहीं चलता जब तक कि हम उसको खुद ना चला लें। सही है। अब पहली ख्वाहिश तो मेरी पूरी होगी कि जो लाइन नंबर 3 और 4 है ना वो अपनी पर्टिकुलर लाइन पे नहीं चलनी चाहिए। ये मेरी पहली ख्वाहिश थी, ऐसे ही है ना। दूसरी ख्वाहिश क्या थी कि ये सबसे एंड पे चलनी चाहिए लाइन नंबर 10 के ऊपर। अब जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, मतलब वेरिएबल क्रिएट करने का साइंटेक्स क्या था, वेरिएबल का नेम था, इक्वल टू का साइन था और उसकी वैल्यू थी। अब वेरिएबल का नेम हम क्यों देते थे? उसको वापस एक्सेस करने के लिए, मतलब कोई डाटा हम रैम के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसको वापस भी तो चाहिए ना, क्योंकि हम स्टोर ही इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको दोबारा एक्सेस कर सकें, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसको एक्सेस कर सकें। ऐसे ही है ना। अब इसी तरह ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ने इसको एग्जीक्यूशन से रोक दिया है, लेकिन किसी प्लेस के ऊपर मैंने इसको चलाना भी तो है ना। इसको हमेशा के लिए रोके तो नहीं ना रखना। अगर हमेशा के लिए रोकना ही है तो मैं फिर इसको लिखूंगा ही नहीं, ऐसे ही कि नहीं। मैंने इसको चलाना था लेकिन चलाना सबसे एंड पे था। अब प्रोग्रामिंग हमें क्या कहती है, वो कहती है कि फंक्शन जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी खुद नहीं चलता। ये एक कह लें बेरूह चीज़ है, इसने कभी भी खुद नहीं चलना। ये कब चलेगी? जब हम इसको कॉल करेंगे। मतलब मेरी ख्वाहिश थी ना कि ये लाइन नंबर 10 पे चले, तो लाइन नंबर 10 पे जिस तरह हम वेरिएबल को बुलाना हो तो हम क्या करते हैं, उसका नेम लिखते हैं, ऐसे ही है ना। इसी तरह इस फंक्शन को बुलाना है तो मैं इसका नेम लिख के आगे ये पैरेंथेसिस लगा दूँ, ठीक है। अब अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, लाइन नंबर 1 प्रिंट हुई, 2 हुई, 3 और 4 नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ था और फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है वो कभी खुद ब खुद नहीं चलना। फिर लाइन नंबर 6 चली, 7 चली, 8 चली, फिर लाइन नंबर 10 पे जाके मैंने उस फंक्शन को कॉल किया हुआ था। मतलब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे वो वाली लाइन से चलाओ, मैंने यहाँ पे चलानी है, तो उसने एंड पे प्रिंट की है ना लाइन नंबर 3 और 4। ऐसे ही कि नहीं? अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा समझें। इसको वाइलेट और इसको ख़त्म कर दें। और यहाँ से इसको भी ख़त्म। ये हमारी एक फ़ाइल है जिसमें इस तरह से हम लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक है। पहले 5 लाइंस लिखी। अब यहाँ पर एक फंक्शन का हमने बनाया था, ठीक है। अब ये नॉर्मली क्या होगा, उसको मैं ना साइड पे बना रहा हूँ, आपने इमेजिन यही करना है कि यहाँ पर ही है, सही है। अब लाइन नंबर 5 के बाद मैंने क्या किया था, ब्लॉक बनाया था, या कर ही लें इसको, इधर ही लें। यहाँ पे मैंने ब्लॉक बनाया था फंक्शन का, किस कीवर्ड से, डेफ के। अब इसके अंदर भी क्या था, लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ था ना। चलो इस तरह से इसके अंदर भी कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ था। अब नॉर्मली क्या हुआ है कि इसको नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 1 चली, 2 चली, 3 चली और 4 चली। 5 नंबर लाइन पे मैंने एक टूल डिफाइन किया हुआ था, एक ब्लॉक डिफाइन किया था, और उसके ऊपर एक ब्लॉक डिफाइन किया था, उसके ऊपर टूल मैंने फंक्शन का लगाया था। अब फंक्शन की डेफिनेशन है कि उसने उसके अंदर लिखे हुए कोड को कभी भी नहीं चलाना, ऐसे ही है कि नहीं। अब ये जब एग्जीक्यूशन होगी ना तो वो यहाँ से तो लाइन सारी स्किप कर देगा जितने पे ये ब्लॉक आ रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। मेरी एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, उसके बाद ये स्किप हो जाएगा, फिर लाइन नंबर इस पे आ जाएगा वो, ठीक है। अब लाइन नंबर एंड वाली पे मैंने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया हुआ था, ठीक है, कि मैंने कहा कि उसको यहाँ पे चलाना है। अब होगा क्या, वो इस लाइन से मूव करेगा कहाँ पे, वापस इस फंक्शन के अंदर, ठीक है।
मतलब ये जो ब्लॉक है पहले एग्जीक्यूशन में तो वो इसको स्किप कर देगा, इसको कब चलाएगा, जब मैंने इसको कॉल करूँगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो मैंने इसको एंड पे कॉल किया है ना लाइन नंबर 10 के ऊपर, तो समझो जब एग्जीक्यूशन होगी ना लाइन नंबर 1 2 चलेगी, 3 से लेके 5 नंबर लाइन तक वो इसको स्किप कर देगा, सही है। फिर वो लाइन नंबर 6 चलाएगा, 7 चलाएगा, 8 चलाएगा और 9 चलाएगा। 10 पे देखेगा यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, तो जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा ना वहाँ से वो कंट्रोल वापस मूव करेगा उस फंक्शन के अंदर, उसके अंदर की जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी लाइंस एग्जीक्यूट करेगा सीक्वेंस के साथ। मतलब क्योंकि एग्जीक्यूशन तो टॉप टू बॉटम ही चलनी है ना। हाँ, इसको मैंने एग्जीक्यूशन से रोका था, लेकिन बाद में मैंने इसको कॉल भी कर दिया है कि मैंने यहाँ पर इसको चलाना है, तो वो चलाएगा कैसे, यहाँ से कंट्रोल वापस मूव करेगा उस फंक्शन के स्टार्ट पर, उसकी अंदर जितनी भी लाइंस लिखी हैं 100 लाइंस लिखी हैं सीक्वेंस के साथ सारी चलेंगी, और इसका फिर जो भी जवाब होगा वो लेके मेरा कंट्रोल लाइन नंबर दिस पे वापस आ जाएगा, सही है। ये सारी गेम है कि फंक्शन जो है वो जहाँ पे डिफाइन किया है ना वहाँ पे नहीं चलना, कहाँ पे चलना है, जहाँ मैं उसको कॉल करूँगा, सही है। वहाँ से वो कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ कॉल करूँगा, वापस फंक्शन के स्टार्ट पे उसकी सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसका एक जवाब यहाँ से लेके वापस आ जाएगा जिस लाइन पे मैंने उसको कॉल किया हो। आइट्रेशन, बिल्कुल इसी तरह ये घूमता रहेगा। इसी अगर मैं अब एक बेनिफिट और भी है मुझे इस फंक्शन को बनाने का, मैं इसको यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 10 पे कॉल किया है ना, मैं इसको मल्टी टाइम भी कॉल कर सकता हूँ लाइक मैं इसको लाइन नंबर 5 के बाद भी कॉल कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो लाइन नंबर 7 से वापस जाएगा लाइन नंबर 3 पे, ये सारी एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस आ जाएगा लाइन नंबर 7 पे, फिर 8 चलाएगा, 9 चलाएगा, फिर 10 ब्लैंक है, सॉरी 10 पे अगेन फंक्शन कॉल है, फिर 10 से मूव करेगा 3 पर, उसकी सारी लाइंस चलाएगा और लाइन नंबर 5 से वापस आ जाएगा 10 पे। समझ आ गई है कि नहीं। अब अगर मैं चलाऊं तो जी, अगर लाइन नंबर 2 पे चलाना हो तो 2 पे इसको कॉल कर, नहीं 2 पे, अब यहाँ पर मैं अगर इसको कॉल करता हूँ ऐसे, सही है, ऐसे ही कह रहे हो ना। अब मुझे बताओ टॉप से कोड चलना शुरू होगा, लाइन नंबर 1 चली, 2 चली, 3 पे मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन कॉल करो, क्या अभी ये फंक्शन बना था, नहीं अभी तो ये बना ही नहीं है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे एरर थ्रो कर देगा यहाँ पर ही, ये देखो हाइड इज नॉट डिफाइन। ये कौन बता रहा है मुझे, ये पहले दिन जो हमने कंपाइलर इंस्टॉल किया था ना पाइथन का टीचर, वो मुझे बता रहा है कि ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है, आप उसको कॉल कर रहे हो, सही है। इस वजह से हम पहले डिफाइन करेंगे, उससे नीचे उसको कॉल किया करेंगे, सही है। ये फ्लो नहीं बस आपने बोलना कि एग्जीक्यूशन जो है वो टॉप टू बॉटम आनी है, सही है। अच्छा, अब अगर हम इसको चलाएं तो अब किस तरह से प्रिंट होगा, 1 2 5 3 4 6 7 3 4, ऐसे ही हो रहा है, 1 2 5 3 4 6 7 3 4। समझ आ गई है कि नहीं, ओके। लाइन नंबर 1 2 तो चलेगी ना इजीली, क्योंकि ये तो मेन ब्लॉक के अंदर है, इन पे कोई टूल अप्लाई नहीं है। लाइन नंबर 4 और 5 पे मैंने एक टूल लगाया हुआ है, कौन सा, डेफ का, फंक्शन का, इसको वैसे फंक्शन कहते हैं हम। अब फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है कि इसके ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है ना, अब ये 2 लाइंस इसके ब्लॉक का पार्ट है, ये हमें कैसे पता चला, जो लाइन नंबर 4 और 5 है ये इस फंक्शन का पार्ट है, ये कहाँ से पता चल रहा है, इनको इंडेंट किया हुआ है शुरू से, सही है। अगर मैं ये इंडेंट ख़त्म कर दूंगा तो अब ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। अब जितनी लाइंस फंक्शन का पार्ट होंगी उतनों को तो वो स्किप कर देगा, ऐसे ही है कि नहीं। फिर होगा क्या, वो लाइन नंबर 1 2 चली, फिर लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा, इन तीनों को स्किप कर देगा, लाइन नंबर 6 चलाएगा, लाइन नंबर 7 पे मैंने क्या किया था, फंक्शन कॉल किया था। अब यहाँ से क्या होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया है वो जिस फंक्शन को कॉल किया है वहाँ से मूव कर जाएगा उस फंक्शन के स्टार्ट पे, ठीक है। फिर उसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखी हैं
वन बाय वन उन सबको चलाएगा। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे मैंने फंक्शन कॉल किया था ना, लाइन नंबर 7 से कंट्रोल मूव कर जाएगा लाइन नंबर 3 पर। फिर इसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखी होंगी इस फंक्शन की, 2 ही लिखी है ना, इनको चलाएगा, यहाँ से वापस मूव कर जाएगा 7 को, 6 को दोबारा नहीं चलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो फंक्शन के बाहर है ना, वो पहले चल गई हुई है। अच्छा, लाइन नंबर 7 पे वो चला के वापस आ जाएगा, फिर लाइन नंबर 8 चलेगी, 9 चलेगी, ऐसे ही है। 10 पे मैंने दोबारा अगेन फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ से फिर कंट्रोल मूव करेगा लाइन नंबर 3 पर, इसकी सारी लाइंस चलाएगा, फिर लाइन नंबर 5 से मूव कर जाएगा लाइन नंबर 10 के ऊपर। ये एक लूप चलती रहेगी, समझ आ गई? इतने में कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब प्रोग्रामिंग हमें एक ये भी फीचर देती है कि अगर हम चाहें तो हम एक ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे ये मैंने बाहर एक ब्लॉक बनाया ना, इसके अंदर मैं एक और ब्लॉक बना लूँ इस तरह से, उसमें भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दूँ। अब एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाना है, फिर कैसे बनाना है ब्लॉक? इंडेंट ही करना है ना। ब्लॉक बनाने का पाइथन में तो सिंपल सा रूल है, आपने इंडेंट कर देना स्टार्टिंग से। अब अगर मैंने इस टूल के अंदर, इस एक ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाना है तो क्या करूं? जैसे मैं कहता हूं प्रिंट लाइन 5 and 6। अब मैं कहता हूं ये जो 2 लाइंस है ना, वो इसके अंदर जो ब्लॉक है उसकी है। जैसे इसके अंदर मैंने ब्लॉक बनाना है तो फिर क्या करना, सॉरी फंक्शन बनाना है तो फिर वही करेंगे ना, डेफ और आगे कोई भी नाम दे दें और आगे इस तरह से कॉलन। अब ये 2 लाइंस इस फंक्शन का पार्ट बनाने के लिए मुझे इनको स्टार्टिंग से इंडेंट करना है, सही है? मतलब ये 2 लाइंस किस फंक्शन का पार्ट है? हाइड वाले की। और ये 2 लाइंस ABC का पार्ट तब बनेगी जब मैं इनको डिक्लेरेशन से आगे को इंडेंट करूँगा, सही है? डिक्लेरेशन लाइन से आगे को इंडेंट करूँगा, फिर वो इस ब्लॉक का पार्ट है। सर एक चीज पूछनी थी, यहाँ पे जैसे हाइड और एबीसी लिखा है, ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं? ये नेम जो मर्जी दे दें आप, ठीक है? बस पाइथन का जो रिजर्व वर्ड है ना, प्रिंट जो हम कर रहे हैं, हाँ, ये हम नहीं यूज़ कर सकते एज अ नेम। हमने यही पढ़ा था ना, वेरिएबल के नेम्स वगैरह में रिजर्व कीवर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते, इस वजह से हम इनको यूज़ करने से अवॉइड करेंगे। वैसे जो मर्ज़ी नेम दे दें आप, ठीक है? मैं अपनी तरफ से ही दे रहा हूँ ABC हाइड, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है। अच्छा, इतना समझ आ गया आपने पाइथन में ब्लॉक कैसे बनाना है? इतने में कोई कन्फ्यूजन कि फंक्शन कैसे बनाना है, नेस्टेड फंक्शन कैसे बनाना है? ये एक्चुअली ये नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन है बाहर, उसके अंदर मैंने उसके ही ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना के फंक्शन बना दिया। समझ आ गई? अच्छा, अब जो मेन ब्लॉक है, मेन ब्लॉक, ग्लोबल ब्लॉक, इसको तो मैं चला लूँगा किसके थ्रू? मतलब पाइथन की कमांड चलाऊंगा ना, पाइथन आगे फाइल का नेम, तो ये ग्लोबल ब्लॉक चल जाएगा, ऐसे ही है ना? क्या ये वाला ब्लॉक चलेगा जब तक मैं कॉल नहीं करूँगा? जब ये नहीं चलेगा तो इसके अंदर का ब्लॉक भी नहीं चलेगा, ठीक है, जब तक मैं उसको कॉल नहीं कर लेता। समझ आ गई? ओके। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो अब एग्जीक्यूशन का पार्ट क्या होगा? 6, इसको 7 कर लें, 8 और 9। अब किस तरह से प्रिंट होगा? 1 2 7 8 9 1 2 7 3 4 5 6 8 9। सर हमने कहा कि तब तक सोचिए। नहीं चलेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो 5 6 नहीं होगा। अब दोबारा बताएं, 1 2 1 2 7 7 3 4 8 9 3 4। क्या हो रहा है? 1 2 7 3 4 8 9 3 4। 5 और 6 को उसने एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनाया। समझ आ गई? क्योंकि वो तो मैंने डिफाइन किया है, उसको मैंने कॉल नहीं किया। अच्छा, इसको मैं कॉल कहाँ पे कर सकता हूँ? क्या मैं ABC को बाहर कॉल कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ? उसी ब्लॉक के क्या कहते हैं? नहीं चलाएं, वैसे कितने लोग कहते हैं कर सकता हूँ? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं? क्या क्या कह रहे हैं? ABC इज नॉट डिफाइन।
देखो ना, ये ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अंदर आ रहा है वो बाहर वाले पे डिपेंडेंट है, तो मैं उसको अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, बाहर तो यूज़ ही नहीं कर सकता। बाहर सिर्फ मैं ये ग्लोबल ब्लॉक के जो ब्लॉक्स हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ग्लोबल ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक बना है ना, उसके अंदर भी जो ब्लॉक बना है वो सिर्फ उसके अंदर ही एक्सेसिबल है। समझो ये जो ब्लॉक है ना, वो इस ब्लॉक के अंदर ही चल सकता है, बाहर चल नहीं सकता। इस वजह से ये मुझे कह रहे हैं ABC इज नॉट डिफाइंड। इसको किस तरह से बनाएंगे हम मुझे block? इसको फिर हम इसके अंदर ही कॉल करेंगे इस तरह से। अब क्या होगा, अब चलेगा कि नहीं चलेगा? अब बताएं किस तरह से प्रिंट होगा। 1 2 7 3 4 5 6 8 9 3 4 5 6 1 2 7 3 4 5 6 8 9 3 4 5 6। सही है? समझ आ गई है कि नहीं? ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी होगी कि ब्लॉक कैसे बनाना है और फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। अब समझ आया आपको ये हम नेम क्यों दे रहे हैं, ताकि हम इसको दोबारा कॉल कर सकें। ठीक है, मैंने बताया था ना, जिसका वेरिएबल है ना, हम उसको नेम देते हैं उसको दोबारा एक्सेस करने के लिए। इसी तरह हम फंक्शन को नेम देते हैं दोबारा इसको कॉल करने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये क्या है, ये बेजान है, इसने नहीं चलना। सही है, इसको चलाने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन मैं बनाना चाहता हूँ ऐड का, तो किस तरह से बनाएंगे? आप लोगों ने बनवाना है डेफ, आगे फंक्शन का नेम, आगे पैरेंथेसिस, आगे कॉलन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, num1 इक्वल टू 10 और num2 इक्वल टू 20। और रिजल्ट में मैं क्या करता हूँ, num1 को प्लस कर देता हूँ num2 से, और इसका रिजल्ट यहाँ पर ही प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, एक मैं बाहर प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट बिफोर द फंक्शन और प्रिंट आफ्टर द फंक्शन। सही है, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो किस तरह से प्रिंट होगा? प्रिंट बिफोर द फंक्शन, प्रिंट आफ्टर द फंक्शन। 30 प्रिंट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उसको कॉल ही नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट तो इसने नहीं चलना। अब अगर मैं इसको चलाऊँ ना, तो क्या आ रहा है, बिफोर द फंक्शन और आफ्टर द फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसको लाइन नंबर 7 के बाद ऐड को कॉल कर देता हूँ, अब क्या होगा? बिफोर द फंक्शन और आफ्टर द फंक्शन, फिर 30। सही है? अच्छा, अगर मैं इसको भी इंडेंट तक कर दिया मैंने, अब क्या होगा? अब प्रिंट आफ्टर द फंक्शन मेन ब्लॉक का पार्ट है कि ऐड ब्लॉक का पार्ट है? ऐड ब्लॉक का पार्ट है, क्योंकि मैंने उसको भी इंडेंट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्पेस है तो ये अब उस ब्लॉक का पार्ट नहीं बन सकता। ये इसको ये स्पेसिस को काउंट नहीं करता पाइथन। इसमें स्पेस के बाद भी इंडेंट करेंगे तो ये स्टिल उस ब्लॉक का पार्ट है, ऐड वाले का। सही है? अगर मैं इसको भी कर दूँ ना आगे से इंडेंट, तो अब ये भी किसका पार्ट है? ऐड के फंक्शन। अब वैसे क्या होगा, अब मैंने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन उसको कॉल कर दिया। अब सिर्फ प्रिंट बिफोर द फंक्शन कॉल हो, क्योंकि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करती उसके अंदर, तो ये उसको कॉल भी नहीं करेगा। सही है? समझ आ गई है कि नहीं? ओके, अगर किसी लाइन को उस ब्लॉक से बाहर करना है तो क्या करना है, सिंपली उसका इंडेंट ख़त्म कर देना है, और उसका पार्ट बनाना है तो इंडेंट दे देना है। सही है? अच्छा, अब इसको मैंने आपको बताया कि जितनी बार चाहूँ मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। जो फंक्शन का कोर फीचर है ना, वो यही है, कोड रीयूजेबिलिटी। कि ये मैंने कोड कर लिया है ना, इसको मैं 100 बार भी चाहूँ मैं चला सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है? जैसे अभी अगर मैं चलाऊँ तो क्या क्या प्रिंट होगा? बिफोर द फंक्शन, फिर आफ्टर द फंक्शन,
रिजल्ट आएगा फिर उसका 30 फॉर द फंक्शन 30 आफ्टर द फंक्शन और 30, ऐसे ही है ना। फंक्शन को मैं जितनी मर्जी बार कॉल कर लूँ, सही है। इसी वजह से तो फंक्शन में आए हैं कि एक तो ये कोड रीयूजेबिलिटी है कि जितनी बार चाहेंगे हम इसको कॉल कर सकते हैं। दूसरा ये नॉर्मली एक प्लेस पे लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूशन का तब तक पार्ट नहीं बनाएगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे, सही है। जो कोर फीचर है वो यही है इसका कि कोड रीयूज होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ रहा है, वो क्या है कि ठीक है मैं फंक्शन को 100 बार भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैं 100 टाइम भी कॉल करूँगा ये मुझे 30 प्रिंट करेगा, ऐसे ही है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है ना कि मुझे हर बार 30 तो नहीं ना चाहिए। होना क्या चाहिए था कि मैं जो नंबर को सम करना चाहता ये मुझे उनको सम करके देता, वर्सेस इसके कि ये मुझे हर बार एक ही नंबर देता। प्रॉब्लम है ना कि हर बार एक ही नंबर दे रहा है 30, लेकिन मुझे मेरी नीड क्या है कि जो मैं नंबर इसको दूं वो मुझे उनका सम करके प्रिंट करे, ऐसे ही होना चाहिए ना। अच्छा, अब इसके लिए पाइथन क्या कहते हैं, पाइथन कहता है कि आप जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त इसको कोई डाटा भी पास करे, सही है। इसको कुछ ना कुछ डाटा भी पास कि मतलब फंक्शन को कॉल करते जाना है, साथ में ये डाटा लेके जाना है। वो डाटा आप कैसे पास करेंगे, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाने का मकसद ये है कि मैं डाटा को पास कर सकूं, सही है। जैसे इसको मैं पास कर देता हूँ 10 और 30, ठीक है, और इसको पास कर देता हूँ 100 और 200। अब क्या होगा, अब ये मैंने डाटा पास कर दिया है, अब अगर मैं चलाऊँ तो क्या होगा। ऐड होके आएगा, यही आएगा ऐड होके। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने डाटा भेज तो दिया है, आगे से किसी ने रिसीव किया नहीं, आगे से किसी ने रिसीव नहीं किया, तो ये इसकी वजह से मुझे उसने एरर दे दिया कि ये इंडिपेंडेंट डाटा आप पास कर रहे हो, इसका तो कोई रिसीव करने वाला ही नहीं, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो पैरेंथेसिस है ना, पैरेंथेसिस जो हमने फंक्शन डिफाइन करते वक्त लगाई हैं, ये वो पैरेंथेसिस है जहाँ पर हम ये डाटा रिसीव करेंगे, सही है। वो रिसीव कैसे करेंगे, आप यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, उनका नेम लिखते हैं ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे num1 और num2, यहाँ पर आपने इक्वल टू लगा के इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन करनी, इसकी वैल्यू तो मैं जहाँ पे कॉल करूँगा वहाँ से पास करूँगा ना, ऐसे है कि नहीं। अब मैं नीचे से पास भी कर रहा हूँ और ऊपर से रिसीव भी कर रहा हूँ, तो अब अगर मैं चलाऊँ तो क्या आना चाहिए, 30 आएगा, 40 आएगा या 300 आएगा। 40 और 300 आएगा। अभी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने भेज भी दिया है डाटा, आगे से रिसीव भी कर लिया है, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया। जब उसको यूज़ नहीं किया तो वो स्टिल मुझे 30 रिस्पॉन्स देता रहेगा, क्योंकि वो दो नंबर को वही को सम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ num1 प्लस num2, अब क्या होगा वैसे, दोबारा सोचें। क्या आ रहा है 60, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें एक वेरिएबल ये है, एक ये है, बाद में आने वाला पहले वाले को ओवरराइड कर देता है उसकी वैल्यू को, ऐसे ही है ना। समझे, इन num1 में 10 गया है, num2 में 20। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, प्रिंट num1 और इसमें मैं कह देता हूँ क्या प्रिंट करना है, num1 और दूसरे में num2, यहाँ पे num2। अब मैंने चलाया इसको, अब मुझे बताओ दोनों में आ रही है वैल्यू कि नहीं आ रही, क्योंकि एग्जीक्यूशन से टॉप से बॉटम ही चलनी है ना।
अब लाइन नंबर 3 पे वो दोनों पैरामीटर्स प्रिंट कर रहा है कि नहीं, जो नीचे से मैंने पास किए थे 10 और 30 और 100 और 200, ऐसे ही है ना। अब लाइन नंबर 3 तक तो ये 10, 20 और 100 और 200 ही था, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 4 चली ना, अब सेम नेम से मैंने अगेन वेरिएबल बनाया। मैंने बताया ना आपको कि अगर सेम नेम से अगेन वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले वाले की वैल्यू को अपडेट कर देगा, न्यू वेरिएबल नहीं बनाएगा। इस वजह से लाइन नंबर 4 पे num1 अगेन मैंने लिखा था तो उसने पुराने num1 की वैल्यू को रीचेंज कर दिया, सही है। इसी तरह उसने लाइन नंबर 5 पे num2 की वैल्यू को चेंज कर दिया। इस वजह से मुझे यहाँ पे 60 आ रहा है, इतने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर num1 num2 की बजाय इसको A कर देता हूँ, इसको B कर देता हूँ, और यहाँ पर A और यहाँ पर B, अब क्या आएगा, आप बताएं अब क्या आएगा। 30A और B। दोबारा सोचिए, अब क्या आना चाहिए। सर ए बी की वैल्यू सर रिजल्ट में सम हो गया है, रिजल्ट में सम हो गया है कि वहाँ ए बी की वैल्यू सर नहीं, मुझे बस वैल्यू बता दें, ये तो जाहिर बात है प्रिंट होगा ही होगा, बस वैल्यू बता दें मुझे, वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगा, 300 आएगा कि इससे भी आगे जाएगा। क्या कहते हैं, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा सर ए बी को वैल्यू नहीं दी। अल्लाह के बंदे, अगर मैं इसको चलाऊँ ना तो ये मुझे देगा, क्या दे रहे हैं, 70 और 300। लाइन नंबर 8 पे मैंने फंक्शन को कॉल किया और पास किया 10 और 30। 10 किस में गया, ए के अंदर, 30 किस में गया, बी के अंदर। अब वो सिंपली मैंने जब फंक्शन कॉल किया तो लाइन नंबर 3 पे इन वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट कर लिया, उसने बताया कि 10 और 30 आ रहे हैं, ठीक है। अब num1 में क्या था 10, num2 में 20, रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, num1 प्लस num2 30 हो गया, प्लस A और प्लस B, तो A और B में क्या था 10 और 30, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70, सही है। A और B में जो वैल्यू आ रही है वो भी तो साथ सम अप होगी ना। इसी तरह लाइन नंबर 10 पे हो रहा है, लाइन नंबर 10 पे A में मैं क्या भेज रहा हूँ 100 और B में 200, वो बता रहा है कि A में 100 है, B में 200 है, फिर वो A और B को सम अप कर रहे हैं num1 प्लस num2 की वैल्यू के साथ, तो वो कितना हो गया 330। अब समझ आइए कि नहीं, क्या कहते हैं, क्लियर है, नहीं नहीं, मैं आपको अगेन करवाता हूँ, सिंपल रखते हैं। हमने सीखा कि फंक्शन पाइथन के अंदर एक ऐसा कोड है जो हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूशन में कुछ लाइन ऑफ कोड को ब्लॉक करता है एग्जीक्यूशन से, ऐसे ही है ना। जैसे हम शुरू में कर रहे थे प्रिंट लाइन 1, लाइन 2, 3, 4 एंड 5। मेरी ख्वाहिश थी कि लाइन नंबर 3 और 4 एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने, ऐसे ही है ना। अब इसको रोकने के लिए हमने एक कंट्रोल पढ़ा फंक्शन का, ऐसे ही है ना, जो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने यूज़ करना था डेफ, ऐसे ही है ना। अब नेम जो मर्जी आप दे देते, हमने हाइड दिया और आगे पैरेंथेसिस रखी। अब ये एक ऐसा टूल है जो कोड को एग्जीक्यूशन से रोकता है, ऐसे ही है ना। अब मुझे लाइन नंबर 3 और 4 को इस ब्लॉक का पार्ट बनाना है, इस कंट्रोल का पार्ट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, जितनी लाइंस इस ब्लॉक का पार्ट बनानी है उनको शुरू से इंडेंट कर देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था, उसने उतनी लाइंस को स्किप करके बाकियों को एग्जीक्यूट करवा दिया। लाइन नंबर 1, 2, 3 पे उसने देखा कि फंक्शन बना हुआ है, उसने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। फिर लाइन नंबर 6 पे जाके उसने उसकी लाइन प्रिंट कर दी। अब इसलिए तो कभी भी खुद ब खुद नहीं चलना, इसको चलाने के लिए हमने कहा हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। अब लाइन नंबर 6 पे मैं सबसे एंड पे मेरी ख्वाहिश थी कि ये लाइन नंबर 3 और 4 है प्रिंट होती, तो मैं सिंपली वहाँ पे जाके इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ऐसे ही है। अब लाइन नंबर 7 से
कंट्रोल मतलब अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी, लाइन नंबर 1 चलेगी 2 चलेगी, ऐसे ही लाइन नंबर 3 से लेके 5 तक मेरा कंट्रोल इसको स्किप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर है और फंक्शन कभी भी खुद नहीं चलता, वो डायरेक्ट लाइन नंबर 2 से आ जाएगा लाइन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा, लाइन नंबर 6 चलाएगा, लाइन नंबर 7 पे देखेगा यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया गया है। अब लाइन नंबर 7 से वो मूव करेगा फंक्शन पर लाइन नंबर 3 पर, उसकी सारी लाइंस चलाएगा, उसकी सारी लाइंस चलाने के बाद वापस आ जाएगा उसी लाइन से जहाँ से मूव किया था, ठीक है। सेम काम यहाँ पे हमने ड्रा किया था कि लाइन नंबर 1 2 3 4 चली, यहाँ पर 5 नंबर लाइन पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, टूल डिफाइन किया था, सही है। अब इसने कभी भी खुद नहीं चलना था। अब एग्जीक्यूशन ने इस ब्लॉक को स्किप कर दिया, ठीक है, और मूव कर गया लाइन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। लाइन नंबर 7 पे देखा उसने यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ से वो मूव किया उस फंक्शन की लाइन नंबर 1 के ऊपर, फिर उसकी सारी लाइंस चलाई 1 बाय 1, और यहाँ से सारी लाइंस चलाने के बाद वापस आ गया वहाँ पर ही जहाँ से उसने मूव किया था फंक्शन के अंदर, समझ आई, ठीक है। अब ये तो थी बेसिक चीज़, इतने में कोई कन्फ्यूजन, ये क्लियर है। अब फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, दो नंबर्स को सम कर रहा होगा, सॉरी ऐड कर रहा होगा, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, पहले अपनी तरफ से दो नंबर डिफाइन कर दिए, num1 और अच्छा अभी अगर मैं ऐसे ही करूं, अब क्या होगा, num1 20 अपडेट होके 20 आ जाएगा, लेकिन अगर num2 कर दूं तो ये न्यू वेरिएबल क्रिएट होगा और रिजल्ट में मैं कर दूंगा num1 प्लस num2, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया इनका जो भी आंसर आ रहा है, सही है। ये एक सिंपल मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है, इतने में कोई प्रॉब्लम, ये तो क्लियर है ना। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैं इस फंक्शन को जितनी बार भी कॉल करूँगा ना, फंक्शन को कॉल करने में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना, उसको जितनी मर्जी बार कॉल करें, क्योंकि इसका कोर फीचर ही ये है कि ये बार बार रीयूज़ हो सकता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे था कि जितनी बार मैं इसको कॉल करूँगा ये सेम नंबर ही प्रिंट करेगा, मतलब 10 और 20 को सम करके प्रिंट कर रहा होगा, ऐसे ही है। अब इस चीज़ का सलूशन हमने क्या दिया पाइथन ने, कि अगर आप चाहते हो ना कि वो हमेशा कांस्टेंट जवाब ना दे, जो आप उसको डाटा प्रोवाइड कर रहे हो उसका आंसर एक लेके आए, आप क्या करो, उसको जहाँ पे कॉल कर रहे हो वहाँ से कॉल करते वक्त साथ कुछ डाटा पास करो, सही है। ये जो पैरेंथेसिस हम लगा रहे हैं ना कॉल करते वक्त और डिक्लेयर करते वक्त, ये यूज़ होती हैं डाटा पास करने के लिए और डाटा रिसीव करने के लिए, सही है। जहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं ना इसको, वहाँ से हम डाटा पास करेंगे इसको, जैसे मैंने पास किया यहाँ से 10 और 30, समझ आ गई कि नहीं। अब ये 10 और 30 मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ लेकिन आगे से रिसीव नहीं कर रहा, तो अब आगे अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये मुझे एरर देगा कि आप डाटा तो पास कर रहे हो लेकिन उसको रिसीव करने वाला कोई भी नहीं है, सही है। अब हमने कहा इसको रिसीव करना है, तो ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, ऐसे ही है ना। अब वो वेरिएबल्स कितने होंगे, जितने नीचे से मैंने डाटा पास करना है, सही है। मैं यहाँ पर नीचे से 2 नंबर पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 ही वेरिएबल्स क्रिएट कर दूंगा, ए और बी। अब 10 किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर, और 30 बी के अंदर, सही है। समझ आ गई कि नहीं, यहाँ तक तो ओके है ना, कि डाटा पास किया और डाटा रिसीव भी कर लिया। अब अगर मैं चलाऊं तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा, अभी भी 30 आएगा, क्योंकि मैंने रिसीव कर लिया है, लेकिन क्या उस ब्लॉक के अंदर मैंने कहीं पे ए और बी को यूज़ किया नहीं किया, इस वजह से हाँ ऐड नहीं करवाया, सही है। इस वजह से अभी भी स्टिल 30 आता रहेगा। ये कब मुझे मेरे नंबर्स का आंसर देगा, जब मैं उनको सम कर रहा हूँ, जो मुझे नीचे से नंबर आ रही है ना कॉल करते वक्त, उनको जब सम करूँगा तब मुझे आंसर उन नंबर्स का सम आएगा, सही है। अब अगर मैं चलाऊँ तो क्या आना चाहिए, 14, सही है। अब ये दो जो वेरिएबल्स हैं ये तो यूज़ ही नहीं हो रहे, तो इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ।
ये सारी गेम थी कि नीचे से डाटा पास कर रहे हैं, ऊपर उसको रिसीव कर रहे हैं और सिंपली फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गई? अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पर आप फंक्शन कॉल करते हो ना, वहाँ से जो डाटा पास कर रहे हो उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स। मतलब फंक्शन कॉल करते वक्त जो डाटा पास करना है वो क्या है? आर्गुमेंट्स। अब वो डाटा जो आपने पास किया है कॉल करते वक्त, उसको रिसीव करने के लिए फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त जो आप वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हो उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। समझ आई है कि नहीं? फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या है? जहाँ पे डेफ का कीवर्ड लगा हुआ है, लाइन नंबर 1, ये इसकी फंक्शन, मतलब समझो जहाँ पर डेफ का कीवर्ड आ रहा होगा ना, उस लाइन पे फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, मतलब फंक्शन क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। सही है? अब उसकी जो पैरेंथेसिस है ना, उसके अंदर हमेशा मैं डाटा रिसीव ही करूँगा। समझ आ गई? और डाटा पास कहाँ से करूँगा? जहाँ से कॉल कर रहा हूँ। और पास करने को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स। और रिसीव जहाँ पे करें वहाँ पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की तादाद हमेशा इक्वली रहेगी। मतलब अगर मैं ऊपर 2 एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन नीचे से 1 भेजता हूँ, अब क्या होगा? अब ये मुझे एरर दे देगा कि आपके फंक्शन को 2 पैरामीटर्स चाहिए लेकिन पास आप 1 ही कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर है। समझ आ गई? अब ये वैसे पंगा भी है कि हमें लेट्स सपोज डाटा चाहिए हो 2 नंबर, यूज़र हमें 1 दे, फिर तो इस तरह एरर आ जाएगा, मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। ऐसे ही है ना? अब इसके सलूशन के लिए ना इन पैरामीटर्स की कुछ टाइप्स आती हैं। ठीक है? ये जो हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं ना, इनकी ना कुछ टाइप्स हैं। मतलब पहली टाइप है, उसको हम कहते हैं पोजीशन ओनली और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। सही है? ये कौन सी वैसे अभी मैं इस पे जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, भूल जाएंगे ये भी। ठीक है? अभी के लिए आप सिंपल इतना याद रखें कि फंक्शन क्या है। पाइथन के कोड के अंदर एक ऐसा कोड है जो जिसके अंदर लिखा हुआ पार्ट कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, तब बनेगा जब उसको कॉल करेंगे। ठीक है? इतना क्लियर है? और पाइथन के अंदर ब्लॉक कैसे बनाना है? उसको स्टार्टिंग से इंडेंट देके। सही है? अब ब्लॉक बना दिया आपने, ब्लॉक के ऊपर कोई ना कोई टूल भी लगाना है आपने। सही है? सिर्फ ब्लॉक बनाना मकसद नहीं है, ब्लॉक के ऊपर कोई टूल भी डिफाइन करना है कि ये ब्लॉक मैं किस मकसद के लिए बना रहा हूँ। अभी हमने एक पहला कंट्रोल पढ़ा है पाइथन के अंदर, पहला टूल, उसको हम कह रहे हैं फंक्शन। क्या कह रहे हैं? फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें जिस तरह वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वैसे यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है, जिस तरह प्रिंट कीवर्ड है ना, इसी तरह यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए एक डेफ का कीवर्ड हमें लगाना पड़ता है। सही है? और ये पाइथन में एक ही टाइप का फंक्शन है। अगर हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं ना, उसमें 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। यहाँ पर एक ही टाइप है कि इसी तरह हमेशा फंक्शन डिफाइन होगा। एक ये भी बेनिफिट है पाइथन का। सही है? इस वजह से ये यूज़र फ्रेंडली मानी जाती है। इतने में कोई प्रॉब्लम? अभी के लिए इतना कर लेंगे आप लोग, क्या नहीं?